हेलो फ्रेंड्स, I'm डॉक्टर मुकेश गोयल और आज का मिशन क्या है जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, रिवीजन से सिलेक्शन तक। और ये वीडियो जिस पोजीशन में आप अभी हैं पेपर वन की, उसको आपको अगर कंप्लीट देख लेते हो तो मुझे लगता है कि 15 से 20 नंबर आपको ऐड करके जाएगा, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है पेपर का ना। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज पढ़नी चाहिए, क्या चीज छोड़नी चाहिए, किस तरह का एक डायलेमा बना हुआ है दिमाग में, और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत है। तो जून सेशन के लिए आपको सारी यूनिट्स पेपर वन में मैं बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, और इसका एकदम कंसेप्ट भी समझेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम बताएंगे नहीं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करेंगे। ये कंप्लीट पेपर वन के बारे में सारी चीजें रहने वाली है। अगर शुरू करते हैं और बढ़िया से, अगर हो सके पॉसिबल है तो आप नोटबुक लेके बैठ जाएं प्लीज। नोटबुक में आप बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को नोट कर लें और रिवाइज करेंगे, तभी परमानेंट मेमोरी में जाएगा। तो इस मिशन पे जुड़े रहना है कि हमें रिवीजन ऐसा करना है जो सिलेक्शन तक लेके जाए। और सब आप मेरे नेट और जेआरएफ के लिए फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, आपका पक्का सिलेक्शन हो जाए। बढ़िया से शांति से तैयारी करनी है और अच्छे से सारी चीजों को सुनना है। तो चलो अब कंप्लीट पेपर वन को हम पकड़ते हैं और एक एक यूनिट को बढ़िया से निपटा देते हैं। तो सबसे पहले अपने पास यूनिट है, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। कौन सी यूनिट है? टीचिंग एप्टीट्यूड। और याद रखना, जब भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ें, यानी कि हम शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ें, तो उसके साथ हमें कम्युनिकेशन पढ़ना चाहिए। शिक्षण अभिवृत्ति के साथ क्या पढ़ना चाहिए? हमें कम्युनिकेशन पढ़ना है, ये याद रखना। यानी कि इसके बाद इस यूनिट के साथ साथ हम रिवाइज किसका करेंगे? कम्युनिकेशन या संचार या संप्रेषण का। और इसका रीजन ये है क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है तब इफेक्टिव टीचिंग होती है। ठीक है, तो हमारी यूनिट नंबर 1 है और वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से पीवाईक्यूज पूछा गया है, क्या एनालिसिस है मेरे 5-7 साल का, बढ़िया से वो बात करते हैं। सबसे पहले अभिवृद्धि का मतलब आप सबको पता होगा। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आप में काम करने की क्षमता कितनी है। एबिलिटी की बात करता है, ये क्षमता की बात करता है, बिल्कुल नाम से सीखते हैं। एबिलिटी यानी कि क्षमता की बात करता है एप्टीट्यूड। और टीचिंग क्या है? टीचिंग एक टू वे प्रोसेस है। क्या है? टू वे प्रोसेस है। ठीक है, ये याद रखना है, टू वे प्रोसेस है ये। अगर टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, उनकी विशेषताओं की बात करें, और टीचिंग एक ब्रॉड टर्म है, आपको पता है, क्योंकि टीचिंग के अंदर कोग्निटिव है ना, कोग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक, और संज्ञानात्मक का मतलब भी आपसे पूछा जा सकता है। कोग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड चीजें डेवलप होती है ना। तो टीचिंग में कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। अफेक्टिव, अफेक्टिव का मतलब होता है भावात्मक। क्या मतलब होता है? अफेक्टिव का मतलब होता है भावात्मक, यानी कि आप फेशियल रीडिंग, इमोशंस ये रीड करना सीख जाते हो। इमोशनली डेवलपमेंट होना, है ना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना, है ना, इमोशनली इंटेलिजेंट होना, ये आईईएस में भी पढ़ाया जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, आप कुछ ऑफिसर बन जाओ और घर में कुछ क्राइम हो जाए, कुछ कर दे, तो आप तो ऐसे उस पर जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना। तो इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और टीचिंग में कॉग्निटिव या अफेक्टिव यानी कि भावात्मक, और साइकोमोटर, है ना, साइकोमोटर यानी कि मनोप्रेरक। साइकोमोटर यानी कि मनोप्रेरक, यानी कि आपके काम में वो दिखना चाहिए। मनोप्रेरक यानी कि एक्शन में, एक्ट में आप पढ़ा लिखा हुआ वाला चीज आनी चाहिए एक्ट में। तो जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, उसमें तीनों चीजों का विकास होता है। कॉग्निटिव यानी कि ब्रेन से संबंधित, अफेक्टिव यानी कि इमोशनली, फेशियल रीडिंग आपको आ जाती है। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया, फेशियल रीडिंग यानी कि फेस पढ़ने की जो क्षमता है वो कौन से में होती है? अफेक्टिव में होती है, भावात्मक में होती है। और साइकोमोटर एक मनोप्रेरक है, यानी कि आपके एक्ट में, आपके काम में ये चीजें दिखनी चाहिए। तो टीचिंग ब्रॉड टर्म हो गई, सारी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है। और ब्रॉड टर्म हम किससे बात कर रहे हैं, किससे ब्रॉड टर्म है? अगर बात करें हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इससे ब्रॉड टर्म है इंस्ट्रक्शन देना, यानी कि किसी को निर्देश देना, है ना, इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना। इंडोक्ट्राइनेशन, इंडोक्ट्राइनेशन, इंडोक्ट्राइनेशन जिसमें किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, सीधी एज इट इज चीजें मान लेते हैं, इंडोक्ट्राइनेशन। और ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण, ये इन चीजों से अलग है, ये प्रशिक्षण। ठीक है, यानी ये सबसे ब्रॉड टर्म कौन सी हो गई? इनमें टीचिंग हो गया। और अगर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है, बिल्कुल कनेक्ट रहना है,
ये सब मैं बेस्ड पीवाईक्यू के तौर पे बात कर रहा हूँ, जो चीजें पूछी गई है। और ये आपका अश्योर करता हूँ मैं, अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो ना तो आपको बहुत सारी चीजों का बेनिफिट होगा। हर यूनिट में आपको लगेगा अब मेरी सारी यूनिट रिवीजन हो गई है, अब मैं सिलेक्शन के नजदीक जा चुका हूँ, ये आपको फील करवा के जाऊंगा मैं। और वास्तव में आपको इस चीज को बहुत सीरियसली लेना है और इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन भी करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपने देख ली, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट और साइकोमोटर सब होता है टीचिंग में, ये ध्यान रखना है। और इनका मतलब भी जान लिया। टीचिंग किस तरह से हो सकती है, टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है, फॉर्मल मतलब औपचारिक जिसको बोलते हैं, है ना, औपचारिक भी हो सकती है। औपचारिक का मतलब होता है जो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होता है। क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड, जिसकी संरचना हुई है ना। संरचना का क्या मतलब है, संरचित का बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बिल्डिंग में जाके प्रॉपर टाइम से पढ़ना पड़ेगा, जो अभी हम पढ़ते हैं स्कूलों में जाके। एक फॉर्मल एजुकेशन है, यानी कि संरचित है, औपचारिक है। एक हो सकती है, अगर टीचिंग की ही बात करें तो टीचिंग में फॉर्मल के साथ साथ कैसा हो सकता है, एक हो सकता है इनफॉर्मल, एक होता है नॉन फॉर्मल। इन दोनों में डिफरेंस भी आपसे पूछा गया है, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल में, है ना। अब आपको पढ़ने में एक जैसा लग रहा है कि दोनों अनौपचारिक है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो जो नॉन फॉर्मल है ना, वो बेसिकली फॉर्मल का ही फ्लेक्सिबल रूप है, यानी कि दिस इज द फ्लेक्सिबल, लचीलापन है फॉर्मल का ही। तो फ्लेक्सिबल है किसका, फॉर्मल का। फॉर्मल का फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है इसमें। यानी कि आपको एक तरह से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एक बार मैच के लिए कि आप ये बताइए, डिस्टेंस एजुकेशन जो आजकल पढ़ते हैं, ओपन स्कूलिंग करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन ये किस में आएगा, ये फॉर्मल में आएगा, नॉन फॉर्मल में आएगा या इनफॉर्मल में आएगा। तो ये बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर तो है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि नॉन फॉर्मल की स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर तो है लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। तो ये बेसिकली डिस्टेंस एजुकेशन इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी रिजिडिटी फॉर्मल में है इतनी है नहीं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्टेंस एजुकेशन है वो किस में आएगा, वो बेसिकली याद रखना है नॉन फॉर्मल में आएगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे फॉर्मल में रिजिडिटी है ना, एकदम रिजिड है, वैसे यहाँ रिजिडिटी नहीं है, यहाँ थोड़ा लचीलापन है। और इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल जो आप लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं, जैसे आप बाहर से एक्सपीरियंस से किसी से सीखा, किसी से मिल लिए उससे सीख लिया, है ना। लाइफ लॉन्ग जो हम सीखते रहते हैं, जीवन पर्यंत हम सीखते रहते हैं, है ना, लाइफ लॉन्ग जीवन पर्यंत हम सीखते रहते हैं, वो किस में आएगा, इनफॉर्मल में आएगा। तो आपसे यह मैच करने के लिए एक पीवाईक्यू पूछा गया था, एक तरफ लिखा दिया फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल, और सामने इनके स्टेटमेंट्स लिख दिए और आपको मैच करना था। तो अब आराम से आपका मैच हो जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है, पहले ये दिक्कत हो रही थी कि इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल आपको एक जैसा लग रहा था, ये अलग अलग है। नॉन फॉर्मल क्या है, फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ फॉर्मल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये टीचिंग के बारे में कुछ कुछ बातें ये याद रखना है। एक आपको पता है टीचिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। टीचिंग आर्ट भी है एंड साइंस भी है, ये थोड़ी करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं। आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट और साइंस कैसे कहा, क्योंकि बेसिकली अगर चीजें हर एक का पढ़ाने का तरीका अपना अलग अलग होता है, एक कला है ना। और साइंस क्यों कहा हमने, साइंस इसलिए, विज्ञान इसलिए कहा क्योंकि फैक्ट्स के बारे में आपको सूचना देते हैं कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसे है, ये हुई तो क्यों हुई, प्रॉपर इसके रीजन ढूंढ के बताते हैं। तो ये आर्ट भी हो गया और साइंस भी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बातें अभी तक टीचिंग में, ये बातें आपको नोट करके चलनी है, ये ध्यान रखना है ना। उसके बाद ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद क्या याद रखोगे, फेजेस के बारे में बात रखोगे याद, फेजेस, है ना। फेजेस ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आते हैं, फेजेस ऑफ टीचिंग, है ना। आप आराम से चित्त शांति से बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए और आराम से रिवीजन कीजिए। फेजेस में क्या है, 3 फेज की बात करते हैं। एक होता है प्री एक्टिव फेज, है ना, प्री एक्टिव फेज, प्री यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना, पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है ये, है ना। एक होता है इंटरएक्टिव, यानी कि अंतःक्रियात्मक इंटरएक्टिव फेज होती है, जिसमें अब अभी इंटरेक्शन कर रहे हैं, दिस इज इंटरएक्टिव फेज, है ना, अंतःक्रियात्मक, है ना, अंतःक्रियात्मक। और एक होता है पोस्ट एक्टिव, यानी कि ये थर्ड हो गया, पोस्ट एक्टिव, यानी कि पोस्ट एक्टिव यानी कि पश्च क्रियात्मक। तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि कौन सा चीजें किस में होएंगी, जैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आपसे ये पूछ लिया जो प्लानिंग की जाती है ना। बेसिकली जब हम प्लान करते हैं कि हमें क्लास में क्या पढ़ाना है, हमारा गोल क्या है, हम चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं कि किसको पढ़ाना है, ये सारी प्लानिंग किस में होती है, याद रखना, ये प्री एक्टिव में होती है। क्योंकि प्लानिंग तो पहले ही करोगे ना, जैसे मुझे आज आपको पढ़ाना था
तो मैंने प्लानिंग पहले से बनाई ना कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है ना, कौन मेरी ऑडियंस है, ये सारी पहले डिटरमाइंड हो गया, निश्चित निश्चय हो गया कि इनको ये काम करना है, सिलेबस का पता होना, ये सारा प्री एक्टिव है, पहले से तैयार होना, प्लान बनाना, ये सारा किसमें आएगा, प्री एक्टिव में आएगा। और अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा है, इंटरएक्टिव फेज है या इंटरमीडिएट फेज है, जो अभी हम डिलीवर कर रहे हैं, आपस में हम इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का दौर आ गया है ना, यानी कि इंटरएक्टिव फेज हो गया, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। और फाइनली जब आप कुछ पढ़ लेंगे, इंटरेक्शन, अब आप बात पढ़ लिया, हमने डिस्कस कर लिया, अब आपका इवेल्युएशन होना, मूल्यांकन होना कि फाइनली आपने क्या चीजें सीखी है, ये पोस्ट एक्टिव फेज में होता है, इवेल्युएशन है ना, इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन, ये इसमें होता है। तो आपको इन तीनों के बारे में क्वेश्चन, अलग अलग बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज की एक सीरीज लिखी है, अपने अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। उससे एक क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ढूंढना आप, इसी से रिलेटेड था, प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव और इंटरएक्टिव में, जस्ट पीवाईक्यूज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड अभी अपलोड की थी, उसमें देखना, आपको बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो फेजेस आपने नोट कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं, फेजेस के बाद लेवल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दैट विल बी द लेवल ऑफ टीचिंग। किसकी बात करेंगे, लेवल की बात करेंगे। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल ऑफ टीचिंग। तो लेवल में हम कितने लेवल की बात करते हैं, या साथ साथ आप कमेंट भी करते रहें, बताते भी रहें कि अच्छा ये लेवल हमें पता है, ये इसका मतलब ये होता है, जिससे इंटरेक्शन बना रहेगा, टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, और आपको नींद भी नहीं आएगी। सर नींद तो अब एग्जाम में उड़ी हुई है ना, उड़ी उड़ी नींद उड़ी, है ना। तो सबसे नीचे या सबसे बेसिक है मेमोरी लेवल। कौन सा लेवल है, मेमोरी लेवल, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं स्मृति स्तर, ठीक है ना, स्मृति स्तर जो सबसे बेसिक लेवल हो गया। उसके अपर जाएंगे मेमोरी लेवल के, तो वो कौन सा होगा, दैट विल बी द अंडरस्टैंडिंग लेवल। कौन सा होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, वेरी नाइस। और अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम बोलते हैं, है ना, अवबोध स्तर, अवबोध स्तर, ये याद रखना। और अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद फाइनली हमारे पास क्या आएगा, फाइनली हमारे पास आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। क्या आएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल। दीज आर 3 लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल, मिला मत देना, लेवल अलग चीज है, फेजेज अलग चीज है। रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब आ गया चिंतनशील स्तर। कौन सा स्तर, चिंतनशील स्तर। तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि आप ये बताइए, रोट लर्निंग किस में होगी। रोट लर्निंग का मतलब समझते हो कि चीजों को सिर्फ रटवाया जाता है, फैक्ट्स को याद करवाया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। ये सारी की सारी बातें किस में होगी, मेमोरी लेवल में होगी। जितनी भी रोट लर्निंग होगी, जो रटवाया जाएगा, रोट लर्निंग सबसे ज्यादा किस में होगी, मेमोरी लेवल में होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स को बताया जाता है, तथ्यों को बता दिया कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, तो ये सब किस में आएगा, मेमोरी लेवल में, यानी कि चीजें याद करवाई जाती है, ठीक है, मेमोरी लेवल में। और इसमें एक चीज और, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि आप बताइए सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग किस में होती है। तो मेमोरी लेवल में मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा होती है, मॉनिटरिंग। क्योंकि देखो, जब मेमोरी लेवल होता है, बच्चों की मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा करनी होती है। और इस लेवल में हम क्या बोलते हैं, हमारे अध्यापक को मास्टर जी बोलते हैं ना, मास्टर जी। तो मास्टर होता है, वो हमारे मालिक है भाई, पूरी तरह से चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इसमें मेमोरी लेवल में क्या याद रखोगे, ये रोट लर्निंग है, फैक्ट्स के बारे में सीधी इंफॉर्मेशन है, मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद जब हम थोड़े बड़े हुए, लेक्चरर आने लग गए हमारे जीवन में, है ना, तो अब ये सेकंड लेवल है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, जो भी फैक्ट्स है, तथ्य हैं, उनके बीच रिलेशन बनाना, उसके बीच संबंध बनाना सिखाया जाता है, यानी कि चीजों को समझाया जाता है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो फैक्ट्स के बीच रिलेशन, है ना, फैक्ट्स के मध्य रिलेशन की बात की जाती है। ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फैक्ट्स के बीच अगर रिलेशन की बात हो रही है, संबंध की बात हो रही है कि क्या चीज कैसे हो रही है, तो ये कौन से में होती है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में होती है, यानी कि अवबोध स्तर में होती है ना। और उसके बाद सबसे अपर लेवल की बात करते हैं, दैट विल बी द रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि चिंतनशील स्तर होगा, जहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी कि समस्या समाधान अप्रोच होती है। इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज क्या हो जाती है, स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टूडेंट सेंट्रिक। जैसे इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, जब आप रिसर्च करते हो तो गाइड होता है आपके जीवन में, वो सिर्फ गाइड करते हैं,
और आपको सिर्फ प्रॉब्लम दी जाती है और उसको सॉल्व करवाया जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, स्टूडेंट सेंट्रिक होती है, और ये काफी ओपन रहता है ना, क्योंकि ओपन डिस्कशन का माहौल रहता है ये, ठीक है ना, ओपन डिस्कशन का। और इसी में अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। ये जो कीवर्ड्स है आपको याद रखना है, इसी में क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है ना, आलोचनात्मक सोच का विकास होता है। तो ये तीनों लेवल है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो फेज के बारे में हमने जाना कि फेजेस में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव में। अब लेवल्स के बारे में बिल्कुल एकदम बढ़िया से सटीकता से चीजों को करना है प्लीज, ऐसे हम हर यूनिट को पढ़ेंगे, बस आपको रुके रहना है, पेशेंस रखना है, और नई चीजें जो अभी आपके दिखे आपको नोट करते रहना है कि ये मेरा रिवीजन में आ चुका है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, टीचिंग की ही बात कर रहा हूं मैं अभी तक, टीचिंग एप्टीट्यूड की। जो और इंपॉर्टेंट बात है वो मेथड्स की बात करते हैं, है ना, मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, यानी कि शिक्षण की जो पद्धतियां हैं वो बात करते हैं, शिक्षण की पद्धतियां, शिक्षण की पद्धतियां, ठीक है, क्यों कौन कौन से मेथड्स हैं शिक्षण के वो बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो एक चीज यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली आता है कि कौन सी अप्रोच स्टूडेंट सेंट्रिक है और कौन सा मेथड है वो टीचर सेंट्रिक है। तो बेसिकली ब्रॉडली हम दो भाग में बांट देते हैं, एक होता है टीचर सेंट्रिक, क्या होता है, टीचर सेंट्रिक, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आता है कि शिक्षक केंद्रित का क्या मतलब है, आपको ये समझना है, यहीं से आजकल क्वेश्चन आने लग गया। और एक होता है टीचर सेंट्रिक और एक होता है लर्नर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक का मतलब आप समझ गए, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित, क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित। तो अब इसमें क्या होगा, देखो आपसे ये पूछ लेते हैं कि आप ये बताइए एज ए फैसिलिटेटर किस, टीचर एज ए फैसिलिटेटर किस में काम करेगा। ये कीवर्ड आप नोट रख के रखना, आपसे देखना क्वेश्चन मिलेगा। तो टीचर एज ए फैसिलिटेटर यानी कि टीचर सिर्फ क्या प्रदान कर रहा है, फैसिलिटी प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पे सेंटर में कौन है, लर्नर है, तो टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करेगा, फैसिलिटेटर, है ना, याद रखना, टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करेगा, यानी कि फैसिलिटी देने वाला होगा, जहां पे लर्नर सेंट्रिक अप्रोच होगी। और एक इसमें कीवर्ड याद रखना, जहां पे कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, सहयोगात्मक लर्निंग होती है, वो क्या होती है, लर्नर सेंट्रिक होता है, जहां पे लर्नर को ध्यान में रखा जाए पूरा का पूरा। और लर्नर क्या होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट यानी कि सक्रिय रूप से भागीदार करता है, भागीदारी करता है, तो उसमें क्या होता है, लर्नर सेंट्रिक होता है। अगर हम टीचर सेंट्रिक की बात करें तो यहाँ पे सारा का सारा क्या है, टीचर का अहम रोल होता है, यानी कि यहाँ पे टीचर ऑथोरिटेटिव के तौर पे काम करता है, ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेटिव का मतलब एक तो आधिकारिक रूप से काम करता है, वो एज ए फैसिलिटेटर काम नहीं करता टीचर सेंट्रिक में, क्योंकि वो प्रॉपरली होल्ड करके रखता है चीजों को, ठीक है ना। यहाँ कोऑपरेटिव नहीं, यहाँ पे अहम रोल किसका है, यहाँ पे टीचर है वो सेंटर में होगा, टीचर क्या होगा, सेंटर में होगा, ये आपको याद रखना है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि लर्नर विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक, नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं और वहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये तो ब्रॉडली हम बात करें, और मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है बहुत सारे हम मेथड्स की बात करते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव होता है निगमनात्मक, है ना, निगमनात्मक। और इंडक्टिव क्या होता है, आगमनात्मक, इंडक्टिव क्या होता है, आगमनात्मक। ये मेथड डीसी के यूज होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है हम बात कर लेते हैं। अगर हम डिडक्टिव की बात करते हैं, है ना, डिडक्टिव में एक चीज याद रखनी है, आपको याद भी होगा, ये रिसर्च में भी काम आता है, लॉजिकल रीजनिंग में भी काम आता है। डिडक्टिव मतलब डीजीपी, यानी कि चीजें जनरल से, डिडक्टिव डी का मतलब यहाँ है डिडक्टिव, जनरल से पर्टिकुलर जाती है, यानी कि सामान्य से विशेष। सामान्य से विशेष में क्या कैसे पढ़ाया गया, देखिए सामान्य से विशेष, मैं आपकी क्लास में कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, मान लो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, है ना, और सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले मैंने उस कंसेप्ट से रिलेटेड पहले आपको थ्योरी बता दी, कोई सिद्धांत बता दिया कि हम इस सिद्धांत पे बात करेंगे, और फिर पर्टिकुलर पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, यानी कि कोई भी आके रूल पहले डिफाइन कर दिया, ब्रॉड चीज पहले बता दी। या यूं मानिए कोई मैथमेटिकल चीजें पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने पहले फॉर्मूला बता दिया कि आपको मैंने बता दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने आपको बता दिया
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और फिर मैंने कहा a की ये वैल्यू है तो a की वैल्यू 5 है, यू एग्जाम्पल बोल दिया, और फिर बोल दिया b की वैल्यू क्या है। तो ये कौन सा मेथड हुआ, बेसिकली यहाँ पे मैंने जनरल चीज पहले बता दी, यानी कि आपको फॉर्मूला पहले बता दिया, थ्योरी पहले बता दी, फिर उसमें से कुछ पर्टिकुलर बात पूछ रहा हूँ, यानी जनरल से पर्टिकुलर जा रहा हूँ, तो ये कौन सा मेथड हो गया, डिडक्टिव मेथड हो गया, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें इंडक्टिव में जस्ट उल्टा होगा, इसमें हमें याद रखना है आईपीजी, क्या याद रखना है, आईपीजी, आई फॉर इंडक्टिव है, यहाँ पे पी फोर है पर्टिकुलर, पी फोर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब यहाँ पे विशेष हो गया, ठीक है, और पर्टिकुलर से कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे पर्टिकुलर से जनरल, है ना, पर्टिकुलर से क्या जाएंगे, जनरल की तरफ जाएंगे, सामान्य की तरफ जाएंगे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, थ्योरी का डेवलपमेंट करता हूँ, ठीक है, यानी कि मेरे को ये जैसे इस मैथ के फॉर्मूले से ले लो कि मुझे डिराइव करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये डिराइव करना है मुझे, तो पर्टिकुलर चीज से डेरिवेशन पे जाऊंगा, या पर्टिकुलर कुछ चीजों से थ्योरी पे जाऊंगा। तो यानी कि सामान्य से अगर विशेष की तरफ जाता हूं तो डिडक्टिव है, अगर मैं विशेष से सामान्य की तरफ आता हूं तो इंडक्टिव है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है, बेसिकली रिसर्च एप्टीट्यूड में भी काम आएगा, अगेन बता रहा हूँ लॉजिकल रीजनिंग में भी काम आता है। और मेथड की बात करें जैसे लेक्चर मेथड है ना, लेक्चर मेथड एक टीचर सेंट्रिक मेथड है, लेक्चर मेथड क्या है, एक टीचर सेंट्रिक मेथड है। आपको याद होगा जब हम पढ़ते थे, है ना, जब किसी टीचर का हमें लेक्चर अच्छा नहीं लगता था तो हम सो जाते थे, अगर कोई टॉपिक हमें बढ़िया नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो हम सो जाते हैं, यानी कि टीचर सेंट्रिक होगा तो यहाँ पे लर्नर क्या हो सकता है, पैसिव लर्नर हो सकता है। कैसा लर्नर हो सकता है, पैसिव लर्नर हो सकता है, यानी कि निष्क्रिय अधिगम करता हो सकता है लेक्चर मेथड में। कैसा हो सकता है, निष्क्रिय अधिगम करता हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, निष्क्रिय अधिगम करता। और इसीलिए ये बोला जाता है, एक बार आपको स्टेटमेंट में असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन बनाया गया कि लाइक देयर कैन बी ए पैसिव लर्नर इन लेक्चर मेथड, यानी कि लेक्चर मेथड में जो लर्नर है वो पैसिव हो सकता है, तो इसलिए इसको लेक्चर को इंटरैक्टिव बनाना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक बात है, इंटरैक्टिव बनाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इंटरैक्शन इस तरह से हो कि बच्चा इंटरेस्ट हो, इंगेज्ड हो चीज़ों में, तो वो याद रखना है। तो लेक्चर मेथड फुल्ली क्या है, एक टीचर सेंट्रिक अप्रोच है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत सारे हम मेथड्स की बात करते हैं, जैसे असाइनमेंट मेथड की बात करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं, सर्वे मेथड की बात कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया। ह्यूरिस्टिक मेथड है वो ट्रायल एंड एरर मेथड है ना, ट्राई करो फिर एरर आएगी, फिर ट्राई करो, ट्रायल एंड एरर मेथड है। और ये किसने दिया, ये आपसे पूछा गया, ये H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया, ठीक है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, जैसे अभी ब्रॉडली टीचर सेंट्रिक का मतलब क्या होता है और लर्नर सेंट्रिक अप्रोच का मतलब क्या होता है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चंस हैंडल हो जाएंगे, क्योंकि अब क्वेश्चंस यहीं से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज आप इन चीजों को बिल्कुल एकदम भागोगे नहीं चीजों से, ये बैठ के अच्छे से सुनोगे, सारी चीजें रिवाइज कर लो यहीं पे, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन मुझे लगता है कि अटक जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपको पता है एक, हम अगर बात करते हैं इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि इफेक्टिव टीचिंग का टॉपिक है, और ये थोड़ा कम्युनिकेशन से मिला के भी पूछा जाता है। इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावशाली शिक्षण, क्या होता है, इफेक्टिव टीचिंग का मतलब प्रभावशाली शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण की बात करते हैं। और इसमें हम दो तरह के बिहेवियर पढ़ते हैं, अगर आपको याद आया, एक पढ़ते हैं हम इफेक्टिव टीचिंग के हेल्पिंग बिहेवियर, कौन से पढ़ते हैं, हेल्पिंग बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर। क्या आपको याद है कौन कौन से हेल्पिंग बिहेवियर होते हैं और कौन कौन से की बिहेवियर होते हैं, की बिहेवियर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, विच आर द हेल्पिंग बिहेवियर और विच आर द की बिहेवियर, यानी कि सहायक व्यवहार कौन से हैं और मुख्य व्यवहार कौन से हैं जो इफेक्टिव टीचिंग में हेल्प करते हैं। ये आप मुझे कमेंट में भी बताते रहिए प्लीज कि कितना आपको चीजें आ रही है। अगर हम की बिहेवियर की बात करें तो आपको पता है लेसन क्लियरिटी होता है, कि लेसन पूरा क्लियर होना चाहिए, ये किस में आएगा, की बिहेवियर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुख्य व्यवहार हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि पूरा ओरिएंटेशन है, वो पूरा ओरिएंटेशन फोकस होना चाहिए आपका कंटेंट पे, कि इधर उधर की बातें ना करें, तो ओरिएंटेशन होना चाहिए, सिलेक्शन का रेशियो प्रॉपर होना चाहिए, तो ये की बिहेवियर है। और उन की बिहेवियर में हेल्प कौन करेगा, वो हम देखें, जैसे स्टूडेंट के आइडियाज हैं, अगर हम उसको यूज करते हैं तो वो हेल्पिंग हो गया,
ठीक है। और अगर हम प्रोबिंग करते हैं, स्टूडेंट की जांच, प्रोब ये पूछा जाता है, वो हेल्प कर रहा है, तो हेल्पिंग बिहेवियर हो गया। तो मुझे आप एक लिस्ट में पक्का कमेंट में बताओ, क्या आप जानते हो विच आर द हेल्पिंग बिहेवियर एंड विच आर द की बिहेवियर। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इंपॉर्टेंट है। आप भागने से चीज़ों को सिलेक्शन में नहीं लेके आ पाओगे। अगर फाइट करोगे चीज़ों से, मिलके पढ़ेंगे हम, तभी बात बनेगी। अगर भागोगे तो चीज़ों से छुटकारा नहीं मिलता, वो पीछे पड़ी रहती है। डर के आगे जीत है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है इसमें, टीचिंग एप्टीट्यूड की ही बात कर रहा हूँ बेसिकली। एक आपको आता है जो असेसमेंट और इवेल्युएशन की बात करते हैं, एक होता है मेजरमेंट। जो मेजरमेंट मतलब जिस चीज़ को हम माप सके, मापना, है ना। और जो हमारे पास क्वांटिटी में चीज़ें होंगी, मात्रा में चीज़ें होंगी, वो मापेंगे। और एक होता है असेसमेंट, है ना, असेसमेंट जो ज़्यादातर ड्यूरिंग सेशन में रहता है। असेसमेंट होता है आंकलन करना कोई चीज़ का, है ना। और फाइनल जजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन करते हैं, है ना। फाइनल जजमेंट के लिए क्या करते हैं, इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन करते हैं। तो बेसिकली एक जो जजमेंट लेना हो कि इसका ये रिजल्ट है, तो हम इवेल्युएशन करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के हम बात करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, है ना, समेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस की बात करते हैं, नॉर्म रेफरेंस की बात करते हैं, इप्सेटिव की बात करते हैं। इसमें मैं आपको कीवर्ड्स बता देता हूँ। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बात करें, है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट, और इसको फॉर्मेटिव के नाम से ही याद रखना, है ना। हिंदी शब्द आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है ना। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें, तो फॉर्मेटिव कब होता है, जब ड्यूरिंग शब्द आए। आप क्वेश्चन में देख लेना, जब ड्यूरिंग शब्द आ रहा है, दौरान। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाते पढ़ाते आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ क्लास में कि इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, ड्यूरिंग द सेशन जब भी आए, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, है ना, ड्यूरिंग यूनिट, तो ऐसा सब जाता है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आता है। और इस फॉर्मेटिव असेसमेंट में बेसिकली इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है ना, कि चीज़ों को इम्प्रूव करें, इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट के। तो ये कीवर्ड्स याद रखना। अगर हम बात करते हैं समेटिव, समेटिव मतलब पूरा काम समेट लिया, है ना, पूरा का पूरा काम समेट लिया है। सो यानी कि किसी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके एंड में, अंत में हम इवेल्युएट करते हैं चीज़ों को जजमेंट देने के लिए। तो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ये याद रखना, एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। ये एंड शब्द याद रखना। तो कौन सा होगा, वो समेटिव असेसमेंट होगा, समेटिव इवेल्युएशन की बात होगी। उसके बाद होता है क्राइटेरिया रेफरेंस। क्राइटेरिया रेफरेंस, है ना, क्राइटेरिया रेफरेंस का मतलब होता है ना, मानदंड संदर्भित। क्या होता है, मानदंड संदर्भित। मानदंड संदर्भित में क्या है, मानदंड संदर्भित का मतलब है कि आपने पहले से कोई स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया, है ना। क्या कर दिया, पहले से कोई स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया। एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि आप 60% से ज़्यादा लेके आओगे तो फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी, है ना। 45% या 60 के बीच लेके आओगे सेकंड डिवीजन आएगी। यानी कि पहले से ही आपका मानदंड निर्धारित कर दिया कि इसके कंपेयर में आप कहाँ आ रहे हो, स्टैंडर्ड डिसाइड कर देना। तो वो है क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। तो जितने परसेंटेज वगैरह की बात होती है वो क्राइटेरिया में होती है, परसेंटाइल की नहीं। वहां तो कौन सा हो जाएगा, नॉर्म रेफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है बेसिकली, यानी कि मानक संदर्भित होता है, वो मानक संदर्भित होता है। उसमें क्या होता है कि आपका पीयर ग्रुप में, जैसे कंपटीशन है, जैसे नेट जेआरएफ का एग्जाम दोगे, तो यहाँ पे रैंक निकलती है ना, परसेंटाइल आता है कि आपके कॉम्पिटिटर ने किस तरह से परफॉर्म किया है। जहाँ रैंक और परसेंटाइल की बात होती है, वहाँ पे कौन सा होता है, वहाँ पे नॉर्म रेफरेंस्ड होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखोगे। और एक मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, एक बेसिकली इप्सेटिव होता है ना, इप्सेटिव। इप्सेटिव अगर इवेल्युएशन की बात करते हैं, असेसमेंट की बात करते हैं, तो वो बेसिकली होती है सेल्फ असेसमेंट। क्या होता है, सेल्फ, खुद का असेस करना। सेल्फ असेसमेंट का मतलब यानी कि आपने अभी पढ़ा, या फिर पिछली बार आपने कोई एग्जाम दिया और अब दे रहे हो, तो अपना कंपैरिजन खुद के साथ करना कि मेरा कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो वो इप्सेटिव होता है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट करना, खुद का असेसमेंट करना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सच्ची सच्ची बताओ, आप बिल्कुल कनेक्ट हो रहे हो चीज़ों से, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें बढ़िया है, मेरे काम की है, और मैं अब सिलेक्शन के नज़दीक हूँ। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर हम लास्ट तक बैठे रहे और आपका कंसंट्रेशन बना रहा, तो हम बहुत आगे तक चले जाएंगे, और ये रिवीजन आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। पेपर वन में बहुत सारी कमियों को आपको दूर करेगा, और ये बहुत बढ़िया रिवीजन है, ठीक है।
तो यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, सब ठीक है? किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे टीचिंग में ये सब समझ नहीं आया, या कोई भी यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताते रहो, ठीक है? बहुत शांति से काम करना है, और कीवर्ड्स को आपसे रिलैक्स जरूरी है कि आप उनको नोट करो, जिससे चीज़ें परमानेंट मेमोरी में जाए, ठीक है? तो यहाँ तक बातें हो चुकी है। असेसमेंट के बारे में बात कर ली, फेजेस के बारे में बात कर ली, लेवल्स के बारे में बात कर ली, मेथड्स के बारे में बात कर ली। अब जैसे जैसे मूक का जो है ना, यहाँ से टॉपिक आता है मूक का, और मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, वो सबको क्लियर होना चाहिए। मूक क्या होता है आपको पता है? मूक होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्या होता है? मैसिव ओपन, है ना, ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो यहाँ से इसकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया, और पूछा गया व्हाट इज द मीन ऑफ मैसिव। ये देखो, मैस ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का तो समझ में आ रहा है, मैसिव का मतलब होता है एट लार्ज लेवल, यानी कि बहुत बड़ी स्केल पे, है ना, क्योंकि बहुत पढ़ते हैं लार्ज लेवल पे। तो जितने भी मूव चल रहे हैं, है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, इसके सब कोऑर्डिनेटर है ना, कोऑर्डिनेटर है, यानी कि कौन किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, वहां से क्वेश्चन आता है ना। जैसे आपसे पूछ लेते हैं यूजीसी किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, सीईसी किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, इस तरह से क्वेश्चन। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, एनआई ट्रिपल टी आर, है ना, एनआई ट्रिपल टी आर किसको बेसिकली क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ये आपको याद है कुछ नेशनल, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एनआईओएस किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये सारा आपको कोऑर्डिनेटर वाला पता होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सच्ची सच्ची बताओ, ये बात आपको सबको पता है ना, ये आती है आप लोगों को? क्योंकि आप जितने भी पीवाईक्यूज देखोगे, चाहे कितने साल के, 5 साल के, तो मिनिमम आपको पीवाईक्यूज आने चाहिए, पूरा डिस्कशन होना चाहिए। रिसेंट के अच्छे से टॉपिक देखो, आपको पता लगेगा कि कहाँ से चीजें पूछी जा रही है। इतना अंधाधुंध मत पढ़ो, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो कन्फ्यूजन भी ज़्यादा है। तो टीचिंग में मैंने जो आपसे बात करी है, मैं अगेन बता रहा हूँ, मैंने टीचिंग के बारे में आपसे बात की कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल क्या है, हमने बढ़िया से बात की। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन, है ना, इंडोक्ट्राइनेशन, ट्रेनिंग, इनको भी आपने डिफ्रेंशिएट किया। कोग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर क्या होता है, इसके बारे में भी बात की। फेजेस के बारे में बात की, लेवल्स के बारे में बात की, है ना, असेसमेंट और इवेल्युएशन के बारे में बात की, है ना, और उसके मूव के बारे में। और एक इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोअर से हायर थिंकिंग की तरफ जाते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये आपको छोड़ना नहीं है ना, प्लीज़, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको करना ही करना है ना। जैसे लोअर से हायर थिंकिंग की तरफ जाते हैं, जहाँ क्रिएशन की तरफ जाएंगे, सिंथेसिस की तरफ जाएंगे तो हायर थिंकिंग होगी। जहाँ सिर्फ याद रखने की बात करेंगे कि वो लोअर थिंकिंग होगी। तो याद करिए वो पूरा का पूरा आपको फॉर्मेट याद है क्या। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तीनों डोमेन में है बेसिकली, है ना, आपको याद है तो। कोग्निटिव डोमेन में भी है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यानी कि संज्ञानात्मक में भी है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अफेक्टिव में भी है, यानी कि भावात्मक में भी है। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी साइकोमोटर में भी है। तो ये तीनों लेवल में है, वो भी आपको याद करनी है। और इसमें आपको बताना है कि लोअर से हायर थिंकिंग का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर टू हायर थिंकिंग, ठीक है। तो आप कनेक्ट करिए चीज़ों को, इतना सब कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सारी बातें आपको अगर आती है तो आप ये मान लीजिए कि मुझे लगता है 5 में से 4 क्वेश्चन बहुत आराम से हैंडल कर लोगे आप, बहुत बढ़िया से। लेकिन ऐसा नहीं है कि रटी हुई होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है, आपको इंटरकनेक्ट करना आना चाहिए। अब जैसे मैंने बहुत सारी बात की है एडोलसेंस की, अडल्ट लर्नर की, ये बातें नहीं की, ये बातें हम एक रिविजनरी सेशन कर रहे हैं। तो रिवीजन में मैं वही बात कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही फोकस्ड चीज़ें हैं, और बाकी कुछ चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी। अब ये बात बताने की नहीं, एडोलसेंस में आपको पता है कि ऐसी उम्र होती है जहाँ पे हार्मोनल चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, ठीक है ना, और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं हार्मोन चेंज की वजह से। तो ये सब बातें आपको इंटरकनेक्ट करनी पड़ेगी, वहाँ से ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो आप इस टीचिंग में जितना अभी तक पढ़ा है तो आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, इतनी बात मैं टीचिंग में करूंगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद आपको हमेशा कौन सी यूनिट पढ़नी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी कम्युनिकेशन वाली यूनिट पढ़नी चाहिए। कौन सी पढ़नी चाहिए? कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, यानी कि संचार, संप्रेषण या फिर बोलें तो संचार, ये पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए सर इसके बाद? ये वो इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि आपको पता है जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है ना, तभी इफेक्टिव टीचिंग होएगी। तो ये रिलेट करता है
तो इसमें बेसिकली कम्युनिकेशन में हमें क्या क्या चीजें देखनी होती है। तो अगर बात करें कम्युनिकेशन में सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो आपको डिफरेंस आना चाहिए कि वर्बल और नॉन वर्बल क्या है ना। पहली बात तो ये वर्बल और नॉन वर्बल, मैं बहुत बेसिक से बात कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल चीजों को पकड़ के रखना है। वर्बल का मतलब यहाँ पे है वर्ड्स, ठीक है ना, क्या है वर्ड्स। और वर्ड्स किसी भी तरह हो सकते हैं, चाहे वो रिटर्न में हो, ठीक है ना, रिटर्न में हो सकते हैं, चाहे वो स्पोकन में हो सकते हैं, यानी कि जो लिखे हुए और बोले हुए जो शब्द होते हैं वो सारा का सारा वर्बल में आएगा। नॉन वर्बल में क्या होता है, जेस्चरल, है ना, जो जेस्चरल होता है ना, जेस्चरल यानी कि हाव भाव। और हाव भाव से रिलेटेड आपको पता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम कई सारे टर्म्स पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। जैसे हम बात करते हैं काइनेस्थेटिक, है ना, काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक होता है एक तरह से बॉडी लैंग्वेज। आपको पता है नॉन वर्बल का आपसे एक बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया कि आप ये बताइए कि कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल में किसका ज्यादा रोल है, तो नॉन वर्बल का बहुत ज्यादा रोल है। क्योंकि जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं आपसे नाराज नहीं हूं, तो मैं मेरे वर्ड्स पे नहीं गया, मेरे हाव भाव पे गए, इसका बहुत बड़ा रोल है। आप कहोगे नहीं आप नाराज हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा लैंग्वेज। याद है आपको, पैरा लैंग्वेज की बात करते हैं। पैरा लैंग्वेज का मतलब भी आपको पूछते हैं, परभाषिक, है ना, क्या होता है, यानी कि भाषा के परे जाके आपकी पिच को सुनना, है ना, आपकी पिच को पकड़ना, आप कितना पिच से बात कर रहे हैं, ये सब इसमें आता है। और एक है ओक्यूलेसिक्स, है ना, ओक्यूलेसिक्स की बात करते हैं। ओक्यूलेसिक्स क्या होता है, आई कांटेक्ट, आंखों ही आंखों में बात करना, आई कांटेक्ट ओक्यूलेसिक्स हो गया। हैप्टिक्स की बात करते हैं, हैप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ टचिंग, हैप्टिक्स, है ना, स्पर्श का अध्ययन, वो भी एक कम्युनिकेशन है ना, याद करो। और एक होता है प्रोक्सीमिक्स, क्या होता है, प्रोक्सीमिक्स होता है, प्रोक्सीमिक्स होता है डिस्टेंस, कितना दूर जाके कितना डिस्टेंस पे रह के बात करना, ये प्रोक्सीमिक्स आता है। तो ये नॉन वर्बल में है, यहाँ पे वर्ड्स नहीं है, यहाँ पे हाव भाव है इन सारे वर्ड्स में। तो इसके मैच करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है, तो भी ये भी याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जो कम्युनिकेशन है, बेसिकली कम्युनिकेशन में क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर कम्युनिकेशन को हम वर्गीकरण करें तो यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्लासिफिकेशन, है ना, क्या करें, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का वर्गीकरण करें, है ना, संचार का वर्गीकरण कर रहे हैं, और ये अलग अलग तरह से कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कम्युनिकेशन का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप की बात करें, है ना, रिलेशनशिप के आधार पे। रिलेशनशिप के आधार पे का मतलब क्या है, रिलेशनशिप यानी कि संबंध, यानी संबंध मतलब किसे, जिससे आप बात कर रहे हो उसके साथ कैसा संबंध है। तो हो सकता है कि आपका रिलेशन फॉर्मल हो तो वहां पे कैसा कम्युनिकेशन होगा, फॉर्मल यानी कि औपचारिक। और अगर आपके साथ रिलेशन इनफॉर्मल है तो वहाँ कैसा कम्युनिकेशन होगा, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक होगा, ठीक है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को आपको पता है ना, ग्रेप वाइन भी बोलते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है। और ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेकार है, लेकिन ये डिस्टोर जो जो आपका मैसेज है उसको अगर बहुत ज़्यादा लिमिट मात्रा में नहीं है तो उसको क्या करता है, डिटोरिएट कर देगा, उसका विरूपण कर देगा। ये एक बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। तो यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, बेसिकली फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड होगा, नाम ही कह रहे हैं, जहाँ पे भी फॉर्मल शब्द आता है ना वहाँ चीजें स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, संरचित हो जाती है, और वहाँ पे चीजें रिजिड हो जाएगी पूरी की पूरी। जब फॉर्मेलिटी है तो रिजिड भी होगी। और कहीं ना कहीं फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि देखो जब चीजों की जब पूरा एक स्ट्रक्चर होगी कि भी ऐसे इसके पास मैसेज इसके पास जाएगा, इसके पास से इसके पास जाएगा, तो वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। और इनफॉर्मल में क्या होता है, बेसिकली इनफॉर्मल तो इनफॉर्मल है ना, कोई औपचारिकता नहीं है वहाँ पे, तो है ना, आप जैसे वर्ड्स के थ्रू फैल जाएगी बात की आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये हुआ था, तो वो पूरा का पूरा इनफॉर्मल में आ जाता है। लेकिन हाँ, फॉर्मल को आप एज ए प्रूफ रख सकते हो, है ना, प्रूफ के तौर पे फॉर्मल को ही रख सकते हो, क्योंकि जितने भी रिटर्न होते हैं, लिखित में होते हैं, वो होते हैं फॉर्मल। तो और इनफॉर्मल को तो कैसे रखोगे, नहीं रखोगे। तो ये हम बेसिकली रिलेशनशिप के आधार पे बात करते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं आपसे, तो ये डिटेल में आपको कुछ याद आया कि हम एग्जाम्पल की भी बात करते हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। और अगर बात करें डायरेक्शन के आधार पे, है ना, दूसरा है ये, सेकंड पढ़ते हैं ऑन द डायरेक्शन, बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि, है ना, दिशा के आधार पे किस तरह फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ मैसेज किस डायरेक्शन में हो रहा है,
तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं तो कई तरह से फ्लो हो सकता है। हम बात कर सकते हैं, हो सकता है कि मैसेज डाउनवर्ड हो, कैसा हो, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड हो मैसेज। डाउनवर्ड का मतलब होता है मैसेज नीचे की ओर, यूं नहीं कि मैं छत पे खड़ा हूं सर आवाज दे रहा हूं, वैसे नहीं, नीचे की ओर का मतलब यहाँ हायरार्की है, यानी कि अपर जो मैनेजरियल पार्ट है वहाँ क्लरिकल को कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, कुछ आदेश दे रहे हैं। तो डाउनवर्ड होता है ऊपर से नीचे, हायरार्की की बात है, ये पोस्ट की बात है। तो यूं हो गया, यानी कि यहाँ कोई चेयर पर्सन है ना, यहाँ कोई चेयर पर्सन है और वो किसी बेसिकली क्लरिकल डिपार्टमेंट में क्लर्क को कुछ बोल रहे हैं, तो वो एक डाउनवर्ड है, यानी कि हायरार्की में ऊपर से नीचे आ रहा है। और हो सकता है एक अपवर्ड मैसेज होता है, अपवर्ड जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। और ऊपर की ओर में क्या होगा बेसिकली, अब क्लरिकल डिपार्टमेंट में कोई है और वो चेयरपर्सन के को कुछ है ना अपनी समस्या बता रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये है, तो ये अपवर्ड मैसेज हो गया, यानी डायरेक्शन अपवर्ड हो गई। एक होता है हॉरिजॉन्टल, क्या होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, क्षैतिज मतलब सेम पोजीशन पे है, यूं है ये, है ना, यूं बात हो रही है ना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और एक होता है डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल होता है विकिरण, विकिरण के तौर पे, है ना, विकिरण, यानी कि ना तो अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी कि वर्टिकल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, बीच का, यानी कि कोई किसी भी पोजीशन पे हो, अब वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। डायगोनल और हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज और विकिरण से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारी चीजें आपको याद आ जानी चाहिए, याद आ रही है, पक्का बताओ। हम्म, ये तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन के आधार पे आ गया। और पहला हमने रिलेशनशिप के आधार पे पढ़ा, फॉर्मल और इनफॉर्मल, फिर हमने डायरेक्शन के आधार पे पढ़ा, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। उसके बाद हम पढ़ते हैं किस बेस पे, क्लासिफिकेशन की ही बात कर रहे हैं, है ना। हमने अभी दो बेस लिए हैं, तीसरा बेस कौन सा ले सकते हैं हम, तीसरा बेस ले सकते हैं कि जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, जो भागीदारी हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो भागीदार हैं, है ना, भागीदारों के आधार पे, भागीदारों के आधार पे, कितने भागीदार हैं, भागीदारों के आधार पर कितने लोग उसमें भागीदार हैं बेसिकली। जैसे अगर खुद से बात करना सेल्फ, तो वो क्या होगा, इंट्रा पर्सनल, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रा पर्सनल, जो खुद से बात कर रहे हैं, अपने आप से बात करना, इंट्रा पर्सनल, है ना। सामने किसी और से बात करना, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल हो गया। एक हो गया फिर नंबर ऑफ लोग जो बढ़ जाते हैं, पीपल आपस में बात करना, दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन, है ना। फिर हम कह सकते हैं कि एक होता है पब्लिक कम्युनिकेशन, जो जिसको एड्रेस कर रहे हो वो आपके सामने बैठा हो, पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है ना, जनसंचार की बात करें, है ना, पब्लिक कम्युनिकेशन। और उसके बाद हम बात करें मास कम्युनिकेशन, जो आपके सामने नहीं हो, जैसे मास मीडिया के थ्रू होता है मास कम्युनिकेशन। तो ये पार्टिसिपेंट्स के आधार पे हैं, इनके एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछते हैं, इसमें कुछ टर्म्स होती है, वो फैटिक वगैरह, ये सब आपको याद है क्या, प्लीज़ ये थोड़ा कनेक्ट करना अपने आप को, ठीक है। उसके बाद में हम एक्सप्रेस, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, और हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बेस पे, है ना, एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं अपने मैसेज को, एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि हम वर्बली बोल के, है ना, वर्बली यानी कि बोल के या लिख के, क्योंकि हमने पहले ही बताया था इसका मतलब क्या होता है, या तो आप किसी को मैसेज रिटर्न में दोगे, ठीक है ना, या आप स्पोकन में दोगे, ऐसा हो सकता है ना, अगर बेसिकली वर्ड्स में है, वर्बल में है, या फिर आप एक्सप्रेशन नॉन वर्बल में करोगे। और जैसे ही नॉन वर्बल में एक्सप्रेशन होगा, तो सीधी सीधी बात है, यहाँ जेस्चरल होगा, हाव भाव होगा। और जेस्चरल में हमने टर्म्स अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, ये आपको याद हो गया होगा। तो ये कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कम्युनिकेशन में, कि अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो तो वहाँ पे बैरियर्स जो होते हैं, जो रुकावट्स हैं, जो बाधाएं हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, है ना, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन की बात करें, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन यानी कि जो संचार है, जो संप्रेषण है, उसमें बाधाएं, है ना, संप्रेषण में बाधाएं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि संप्रेषण में किस किस तरह की बाधाएं हो सकती है, क्या क्या बाधाएं आ सकती है। तो एक तो जैसे अगर हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, है ना, अंतर सांस्कृतिक जो लोग हैं आपस में बात करें, तो वहाँ क्या बाधाएं आ सकती है, वहाँ स्टीरियो टाइपिंग हो सकता है ना, स्टीरियो टाइपिंग यानी कि रूढ़िवादिता, स्टीरियो टाइपिंग यानी कि रूढ़िवादिता,
रूढ़िवादिता आ सकता है, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन वहाँ हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ना। रूढ़िवादिता के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन भी आ सकता है, स्टीरियोटाइपिंग हो सकती है, और कई तरह के जैसे बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में। जैसे हम बात करें, फिजिकल बैरियर आते हैं, भौतिक बाधाएं होती है। फिजिकल बैरियर्स, भौतिक बाधाएं में क्या क्या होगा, जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, वो फिजिकल बैरियर में आएगा। भौतिक बाधा, दूरी है ना, नॉइज है, वो किस में आएगा, फिजिकल बैरियर, भौतिक बाधा में आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और आता है, दैट विल बी द साइकोलॉजिकल बैरियर, है ना। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है, जो बेसिकली मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती है। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या होती है, जैसे अगर हम बात करें, एक किसी में इश्यू है कि वो ट्रस्ट नहीं कर सकता, डिस्ट्रस्ट, है ना, डिस्ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कई लोगों में होता है ना कि शक करने की गुंजाइश, है ना, वो हो गया। या फिर वो एक खुद पर्सनल भी हो सकता है, पर्सनल कुछ बाधाएं होती है, जैसे हेजिटेशन होती है उसको, तो ये कुछ साइकोलॉजिकल होती है ना, ये आप नाम से वहाँ देख लेना। तो बैरियर्स ऑफ इन कम्युनिकेशन, ये भी बहुत ही ज्यादा, बहुत ही खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी बातें आप याद रखोगे। और एक यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन की यूनिट की बात करें, तो आपसे ये पूछा जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो सीधी सी बात है, प्रभावशाली या इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा, जब हम, एक तो हमारा किसी भी तरह का एक बैरियर, आपने सुना होगा सिम्नेटिक बैरियर की बात करते हैं, वो उस यानी कि भाषा संबंधी। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इस तरह के बैरियर्स नहीं होने चाहिए। अगर हम बैरियर्स हटा देंगे, है ना, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो संचार है, वो प्रभावशाली हो जाएगा। क्योंकि जो चीज बाधाएं हैं वो हटा देंगे, तो प्रभावशाली संचार या संप्रेषण हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। जैसे किसी भी तरह का, है ना, सिम्नेटिक बैरियर नहीं होना चाहिए, यानी कि भाषा संबंधी बैरियर ना हो। जिस भाषा में आप समझते हो उसी भाषा में पढ़ाएं, है ना। और बेसिकली ज्यादा से ज्यादा क्या करें, कहते हैं ना कि दूसरे के शू में फिट आ जाए पैर, इस तरह से बात करना चाहिए। ज्यादातर जो ऑडियंस जिस चीज की हो, जो सुनना चाह रहा हो, वो सुनाओ, तो ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। जैसे अभी आप यूजीसी नेट जेआरएफ की बात कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे कुछ एसएससी आईएएस की या कुछ और लेक्चर पढ़ने पे बैठ जाए, तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी में एक मास मीडिया का टॉपिक है अलग से, मास मीडिया, और यहाँ कुछ थ्योरीज है ना। मास मीडिया जैसे सिलेक्टिव परसेप्शन क्या बोलता है, ये आपको याद है क्या कि सिलेक्टिव परसेप्शन क्या है ना, परसेप्शन क्या बोलता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आप सिलेक्शन पे हो चीज़ों को, तो किस तरह से सुनोगे मीडिया को। मास मीडिया का मतलब तो समझते हो ना आप, जो भी ब्रॉडकास्टिंग होती है, न्यूज़पेपर होता है, टीवी है, रेडियो है, ये सब होता है। तो ये आपको बढ़िया से समझना है ना। थियोरिटिकल बात तो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करी, कुछ कम्युनिकेशन के बारे में बात की। तो आपको लग रहा है कि कुछ अपना अपना लग रहा है, या जग सुना सुना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा कुछ रिवीजन हो रहा है, कुछ बातें हो रही है, तो बढ़िया लग रहा है, सच्ची सच्ची बताओ, है ना। ऐसे भागना नहीं है चीजों से, भागेंगे तो काम नहीं बनेगा। बताओ, अगर आप नहीं बताओगे, अगर कमेंट नहीं करोगे, तो एक मोटिवेशन कैसे रहेगा हम में, है ना, हम कैसे और चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो आप जितना इंटरेक्ट करोगे, टू वे कम्युनिकेशन करोगे, उतना हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे की हम हेल्प करते हुए आगे बढ़े। तो ये हमारी बात होगी टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कम्युनिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और अब अगर हम बात करते हैं, एक यूनिट अब हम लेते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। इसके बाद हम क्या पढ़ें, रिसर्च एप्टीट्यूड। क्या पढ़ना है, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो वही एप्टीट्यूड आ गया वापिस से, है ना, शोध अभिवृत्ति। तो शोध आपको पता ही है, और अभिवृत्ति भी सब, मुझे हमें तो सब पता है, तो फिर आप बता क्या रहे हो। अरे मैं तो आपको जगा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, देखो रिसर्च तो आपको पता ही है कि हमें री प्लस सर्च है ना, री प्लस सर्च। री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, कोई चीज को अगेन एंड अगेन फाइंड आउट करना। अगेन एंड अगेन फाइंड आउट का क्या मतलब है रिसर्च में, कि यूं नहीं है कि आपने सारा काम करके छोड़ दिया, इसके बाद कुछ होगा ही नहीं, ये चलता रहता है रिसर्च। जैसे मैंने थर्मल पावर प्लांट पे काम किया, इसलिए मैं नाम के आगे डॉक्टर लगाता हूँ, डॉक्टर मुकेश गोयल, मैंने पीएचडी किया है कि थर्मल पावर प्लांट से क्या इम्पैक्ट आएगा बेसिकली, है ना, सॉइल पे, वाटर पे, एयर पे, है ना, इस तरह की बात है। तो ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट हूँ उसके बाद कोई करेगा नहीं, तो मैंने कुछ काम किया फिर वो चलता रहेगा, यानी कि दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस, एक चक्रीय प्रक्रम है, चलता रहेगा। और एप्टीट्यूड का मतलब आपको पता ही है क्या है, एबिलिटी। इसीलिए आप ये पेपर 1 का नाम देखोगे ना, टीचिंग
एंड रिसर्च एप्टीट्यूड रखा गया है, क्योंकि आप नेट क्वालिफाई करके या तो लेक्चरर बनोगे, टीचिंग में जाओगे, या फिर आप जेआरएफ वगैरह करोगे या पीएचडी करोगे तो आप रिसर्च में जाओगे। तो ये एबिलिटी आप में है कि नहीं, ये बात की गई है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो मेथड्स वाला जो चैप्टर है ना, अलग अलग जो मेथड्स की बात करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेथड ऑफ रिसर्च की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अब ब्रॉडली आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस अच्छे से कर लें, है ना। क्वालिटेटिव है ना, यानी कि गुणात्मक, गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक। ये तो अच्छे से कर लें, और इनमें मैं आपको बता देता हूँ, ये पेन कॉपी लेके नोट डाउन कर लें कि क्या डिफरेंस होता है। अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें, गुणात्मक की बात करें, तो ये इंडक्टिव है, बिल्कुल याद आ रहा है। अब आपको इतना तो कनेक्ट करना पड़ेगा, इंडक्टिव मतलब आगमनात्मक, आगमनात्मक है, ठीक है। और अगर क्वांटिटेटिव की बात करें तो डिडक्टिव है, ये याद आ रहा है कुछ आपको, डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक है, ठीक है। अगर ये इंडक्टिव है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये सब्जेक्टिव है। क्वालिटेटिव की तरफ सब्जेक्टिव यानी कि व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्तिपरक, और ये ऑब्जेक्टिव है, कौन सा, क्वांटिटेटिव, ऑब्जेक्टिव है यानी कि वस्तुनिष्ठ। ये आपने लिख लिया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, यहाँ तक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात करें, इंडक्टिव डिडक्टिव लिख लिया, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लिख लिया। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे फिर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मैं इधर लिख रहा हूँ, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, गुणात्मक, और इधर लिख रहा हूँ मैं क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, मात्रात्मक, ठीक है। चलो वापस उधर से चलते हैं, हमने दो तीन बातें लिख ली, डिडक्टिव इंडक्टिव डिडक्टिव लिख लिया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिविटी की बात कर ली। अब उसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे क्वालिटेटिव में किस तरह के क्वेश्चनियर होते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे सब्जेक्टिविटी है तो ओपन एंडेड क्वेश्चनियर होंगे, है ना, बिल्कुल, जो दो तरह की बात करते हैं ना, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। और क्वांटिटेटिव जो होंगे, मात्रात्मक होंगे, वहाँ पे कैसे होंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर होंगे, ठीक है। और ओपन एंडेड क्वेश्चनियर होंगे, क्वालिटेटिव होंगे, वहाँ पे अप्रोच कैसी होगी, यहाँ पे अप्रोच होगी पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। कैसी होगी, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होगी, यानी कि पश्च प्रत्ययवादी या पश्च सकारात्मकतावाद। और अगर यहाँ की बात करें क्वांटिटेटिव की, तो वहाँ कैसी अप्रोच होगी, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होगी। कैसी अप्रोच होगी, यहाँ पे पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, डिडक्टिव हो गया, इंडक्टिव हो गया, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, पॉजिटिविस्टिक। और याद करो और क्या क्या हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के डिफरेंसेस की बात करी है, ठीक है। और उसमें कोई टाइप अगर बात करें रिसर्च की, अगर बेसिकली सैम्पलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सैम्पलिंग की बात करें तो क्वालिटेटिव है ना, जो क्वालिटेटिव है यहाँ नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे बायसनेस हो सकती है, सब्जेक्टिव होता है तो नॉन प्रोबेबल होगा। और क्वांटिटेटिव में प्रोबेबल सैम्पलिंग होगी। ये भी क्वेश्चन आपसे असर्शन रीजनिंग में पिछली बार पूछा गया, प्रोबेबल सैम्पलिंग। तो ये इस तरह से आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस पक्का पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो एक दो क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड में पक्का बन गए अभी तक की बात में, ठीक है। ये सबको पता है क्या, पक्का बताना। कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो वो भी बताना, और लिख लो साथ साथ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद पे अगर हम बात करते हैं कि हम इनको ब्रॉडली फिर डिवाइड कर देते हैं, जब रिसर्च की बात आती है टाइप्स की, फिर हम बात करते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च क्या है ना, फंडामेंटल रिसर्च, जिसको अगर हम बात करें फंडामेंटल रिसर्च को क्या बोलते हैं, मौलिक शोध। क्या बोलते हैं, मौलिक शोध, मौलिक शोध, या फिर हम बोलें इसको इसको प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, इसी को हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। तो प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च में होता क्या है, जहाँ पे भी थ्योरी डेवलपमेंट की बात होती है, मैं कीवर्ड बता रहा हूँ, जहाँ पे भी थ्योरी डेवलपमेंट की बात होती है, यानी कि सिद्धांत के विकास की बात होती है, थ्योरी डेवलपमेंट यानी कि सब सिद्धांत के विकास की बात होती है, तो होता है फंडामेंटल। यानी कि कोई आपको कोई थ्योरी डेवलप कर रहे हो या एग्जिस्टिंग थ्योरी में कुछ चेंज कर रहे हो, एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज कर रहे हो, तो वहाँ पे फंडामेंटल या प्योर रिसर्च है। और फंडामेंटल और प्योर रिसर्च को हम थ्योरेटिकल रिसर्च बोलते हैं। कारण क्या, यहाँ थ्योरी पे काम होता है, और ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही आपने इस पे काम किया हाथों हाथ वो लग जाए, क्योंकि वो जब काम आएगी, सिचुएशन आएगी, तब उसको हम यूज़ करेंगे। तो ये सारी बातें स्टेटमेंट्स में आपसे पूछी जाती है, ठीक है।
थ्योरेटिकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसके बाद हमारे पास है अप्लाइड रिसर्च, है ना, अप्लाइड रिसर्च, यानी कि नाम से ही समझ रहे हो कि चीज़ों को अप्लाई करना। तो अप्लाई जब चीज़ों को करेंगे तो दिस इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रिसर्च, ये प्रैक्टिकल फॉर्म हो जाएगी, यानी कि कोई विशेष सिचुएशन जब आएगी उस सिचुएशन में क्या करोगे, उस फंडामेंटल रिसर्च को आप क्या करोगे, लागू करोगे उस स्पेसिफिक चीज़ को, तो वो हो जाएगी अप्लाइड रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च के बाद हम बात करते हैं, अगर आपको याद है तो दैट विल बी द एक्शन रिसर्च, है ना, क्या होगी, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च यानी कि इसको हम क्रियात्मक शोध बोलते हैं। क्रियात्मक शोध क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पहले प्लान होता है, फिर एक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है ना, फिर रिफ्लेक्शन होता है ना, PAOR, प्लान एक्ट ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन, ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये एक कीवर्ड और याद रखना, जब हम इमीडिएट सॉल्यूशन की बात करते हैं, इमीडिएट सॉल्यूशन, है ना, तुरंत सॉल्यूशन की बात करते हैं तो कौन सी रिसर्च करते हैं, एक्शन रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल में कीवर्ड थ्योरी डेवलपमेंट, अप्लाइड रिसर्च में प्रैक्टिकल फॉर्म, एक्शन रिसर्च में, या एक चीज़ और याद रखना, ये क्वालिटेटिव रिसर्च, एक्शन रिसर्च एक गुणात्मक शोध है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है, याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, प्रायोगिक शोध, एक्सपेरिमेंटल, ये बहुत पूछी जाती है अभी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर चीज़ से कनेक्ट हो जाइए प्लीज़, आपसे मुझसे रिक्वेस्ट है। आप अगर लास्ट तक देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होके जाएगी, है ना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक ये क्वांटिटेटिव है, एक तो ये याद रखना, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है, यानी कि ये मात्रात्मक शोध है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। उस और इसमें साथ साथ इसमें होता क्या है, इसमें वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, अगर आपको पता है तो कोज होता है, यानी कि कारण, आप अपने आप को कनेक्ट करिए उन सारी चीज़ों से। और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इफेक्ट होता है, यानी कि प्रभाव होता है ना। और इसमें दो ग्रुप होते हैं एक्सपेरिमेंटल में, एक तो कंट्रोल ग्रुप होता है ना, और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। क्या आपको ये सारी चीज़ें याद है, क्योंकि आपसे एक बार ऐसा भी पूछ लिया कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसमें कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, ये ध्यान रखना, है ना। और एक हम रिसर्च बात करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, क्या बात करते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है, कार्योत्तर शोध, है ना, कार्योत्तर शोध, जैसे नाम ही है कि इफेक्ट आ चुका है ना, जो आना था वो बात हो चुकी है। जैसे कोई ये ह्यूमन बींग है और इसको कैंसर हो गया, है ना, कैंसर हो गया, यानी कि इस पे इफेक्ट आ चुका है, और इस इफेक्ट आने के बाद इसके कोज को ढूंढते हैं। कोज में हम बदलाव तो नहीं कर सकते, सिर्फ ढूंढ सकते हैं, तो ये कैसी रिसर्च है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। और ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी है, क्योंकि लगती एक्सपेरिमेंटल जैसी है, क्योंकि कोज भी है, इफेक्ट भी है, लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं है, ये वर्ड्स आप याद रखना सारे। और तो ये एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल भी है, या और दूसरी बात ये भी क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ये भी याद रखना, ये भी मात्रात्मक शोध है, ठीक है, याद रखोगे भाई, ठीक है जी, याद रखेंगे। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो दो रिसर्च एक साथ फिर हम पढ़ते हैं, एक आपको याद है तो एक है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, और एक लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, और एक है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। देखो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कौन सी होती है, जहाँ पे टाइम है वो डिफरेंट डिफरेंट हो, है ना, डिफरेंट टाइम, ये कीवर्ड याद रखना, डिफरेंट टाइम, यानी कि आपके पास जहाँ से आप सैम्पलिंग कर रहे हो इंडिविजुअल है ना, वो तो एक है, ये इंडिविजुअल एक है, और इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइम में सैम्पलिंग कर रहे हो, बोलो हर 3 महीने बाद सैंपल इकट्ठे करूंगा, तो डिफरेंट टाइम हो गया। और अगर आपके पास वर्ड आ जाए वन पॉइंट ऑफ टाइम, वन पॉइंट ऑफ टाइम, वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो क्रॉस सेक्शनल हो जाएगी, है ना, वन वन पॉइंट ऑफ टाइम। कैसे, जैसे मैं आपको कि मेरे पास ये सैम्पलिंग के लिए ये है ना, मैं सबसे ले जाऊंगा लेकिन आज ही सैंपल लेके जाऊंगा बस, ठीक है, तो वन पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्रॉस सेक्शनल है, और डिफरेंट टाइम है तो लॉन्गिट्यूडिनल है। ये क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और मैं यहाँ पे आपको मेन मेन चीजें बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में तो वैसे इतना रिवीजन कैसे हो पाएगा, तो आराम से ये आपको कनेक्ट करना है अपने आप को, ठीक है। अब कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करें, हाँ, ब्लाइंड रिसर्च और डबल ब्लाइंड रिसर्च के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ब्लाइंड रिसर्च, सिंगल ब्लाइंड रिसर्च के बारे में, और डबल ब्लाइंड रिसर्च के बारे में। तो आपसे क्या होता है, डबल ब्लाइंड रिसर्च होती है,
उसमें ना तो पार्टिसिपेंट को पता होता है कि मेरे पे रिसर्च हो रही है, और ना ही बेसिकली रिसर्चर को पता होता है कि किसको हम बेसिकली डोज दे रहे हैं। तो वो ब्लाइंड रिसर्च होती है। तो ना ही तो पार्टिसिपेंट को पता है और ना ही रिसर्चर को पता है। तो इससे क्या होता है, पक्षपात होने से चीज़ें बच जाती है ना। और ब्लाइंड रिसर्च क्या होती है, जिसमें या सिंगल ब्लाइंड की बात करें, इसमें पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता होता, लेकिन इसमें रिसर्चर को पता होता है। और वो एग्जाम्पल याद कीजिए, जब हम एनर्जी ड्रिंक वगैरह के बारे में बात करते हैं, वो आपको याद आया? ठीक है, याद आ गया होगा, नहीं आया तो बताओ मुझे। और हम एक बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक शोध के बारे में बात करते हैं। ऐतिहासिक शोध बेसिकली ऐतिहासिक शोध है। हिस्टोरिकल जो रिसर्च है वो एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्योंकि पुराने वर्ड्स की बात होती है कि उन्होंने क्या लिखा क्या कहा, तो एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। और पुरानी चीज़ों से हमें सीखते हैं कि ये हुआ तो ये ऐसा होगा, ये हुआ तो ये हो गया। तो आपसे सीधा सीधा पूछ लेते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है? एक गुणात्मक शोध होती है। और यहाँ पे क्रिटिकल्स की या क्रिटिक्स की भी बात करते हैं, वो भी आपको याद आया क्या? याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो कुछ याद करो, कुछ याद आया? चलो, आया होगा। और एक हम बात करते हैं बेसिकली यहाँ पे फिजिबल रिसर्च के बारे में या पायलट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं कि पायलट प्रोग्राम क्या होता है। पायलट प्रोग्राम होता है कि आप बेसिकली कोई रिसर्च कर रहे हैं, है ना, या कोई काम कर रहे हैं, उसको पहले छोटे स्केल पे करके देखना, है ना, कि भी ये कामयाब होगा कि नहीं होगा। तो फिजिबिलिटी चेक करना, है ना, क्या करना? फिजिबिलिटी चेक करना। तो वो होता है पायलट प्रोग्राम। तो आपसे पूछा था कि फिजिबिलिटी चेक करने के लिए किस तरह की रिसर्च करते हैं, पायलट प्रोग्राम होता है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिसर्च में, और आप टाइप याद करो भाई, क्वालिटेटिव के क्वांटिटेटिव का डिफरेंस पढ़ लिया, फंडामेंटल रिसर्च पढ़ लिया, अप्लाइड पढ़ लिया, एक्शन रिसर्च पढ़ लिया, ब्लाइंड रिसर्च, डबल ब्लाइंड रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, और भी बहुत सारी हम बातें करते हैं। याद करो, नैरेटिव रिसर्च के बारे में बात करते हैं। कैसे? नैरेटिव, है ना, वर्तनतात्मक शोध के बारे में बात करते हैं, है ना। यहाँ पे स्टोरी टेलिंग की बात होती है, स्टोरी टेलिंग, है ना, स्टोरी कहानी के माध्यम से बात करते हैं, ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है ना। क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक शोध है। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च की बात करते हैं। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च यानी कि दृश्य घटना आधारित शोध, है ना, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, दृश्य घटना आधारित शोध होती है। ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर हम रिसर्च में आगे बात करें, तो यहाँ पे एक से क्वेश्चन पूछते हैं कि जो रिसर्च डिजाइन होता है, एक तो है ना, एक होता है रिसर्च डिजाइन, है ना, डिजाइन, और एक होता है रिसर्च प्रपोजल, क्या डिफरेंस होता है? तो आपको पता है रिसर्च डिजाइन और रिसर्च प्रपोजल में क्या डिफरेंस होता है और क्या होता है ये? यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं भाई। देखो, रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, एक तरह से ये एक खाका तैयार करते हैं। जैसे आप घर बनाते हो तो एक डिजाइन तैयार करते हो ना, तो ये रिसर्च डिजाइन में सारा का सारा जब डाटा कलेक्शन कैसे करने हैं, डेटा की बात जो होती है ना, कि डेटा कलेक्शन कैसे करना है, डेटा एनालाइज कैसे करेंगे, है ना, किस तरह की सैम्पलिंग होगी, तो वो पूरा का पूरा रिसर्च डिजाइन में होता है। और प्रपोजल में मुख्यतः किसकी बात की जाती है? इसके साथ बजट की भी बात की जाती है कि मुझे इतना बजट चाहिए, कि ना प्रपोजल देने के लिए मुझे इतना मैन पावर चाहिए, इतना बजट चाहिए, तो वो रिसर्च प्रपोजल में होता है, ठीक है, ये याद रखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च में आप सभी को आना चाहिए, सैम्पलिंग के बारे में, है ना। सैम्पलिंग आपको आता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग को ब्रॉडली हम दो भाग में बांट देते हैं, आपको पता है ना। एक तो प्रोबेबल सैम्पलिंग, प्रोबेबल, प्रोबेबल यानी कि प्रायिकता, जहां हर एवरी सैंपल हैव द इक्वल चांस, हर एक का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। और नॉन प्रोबेबल यानी कि गैर प्रायिकता, नॉन प्रोबेबल यानी कि गैर प्रायिकता, यहाँ पे हर एक सैंपल इक्वल चांस नहीं रखता, याद रखना है। जो प्रोबेबल सैंपलिंग है बेसिकली जो ये प्रायिकता वाली है, जहाँ पे हर सैंपल इक्वल चांस रखता है, वहाँ पे कौन सा होता है? वहाँ पे क्वांटिटेटिव की बात होती है, याद रखना, क्वांटिटेटिव, है ना। यहाँ पे नॉन प्रोबेबल में क्वालिटेटिव की बात होगी। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंस बताया था, याद रखना। और प्रोबेबल में कौन कौन सी सैम्पलिंग होगी? रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगी प्रोबेबल में, क्योंकि रैंडम नाम ही कह रहा है, यादृच्छिक सैम्पलिंग, एवरी सैंपल हैव द इक्वल चांस। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, है ना, स्ट्रेटिफाइड यानी कि स्त्रीकृत, है ना, स्त्रीकृत। ये इसका आपको कंसेप्ट याद करो भी, याद आया क्या? उसके बाद अगर बात करें क्लस्टर सैम्पलिंग की बात होती है, यानी कि गुच्छीय सैम्पलिंग, है ना, वो भी इसमें आएगी। तो उसके बाद होती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक की बात होती है,
है ना, ये सारी की सारी प्रोबेबल सैम्पलिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भी, प्लीज याद रखना। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, डिटेल में भी हमने बहुत सारी बातें की हुई है, वो सारी आपको रिमाइंड हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद हम अगर इसकी नॉन प्रोबेबल की तरफ और जाएं तो नॉन प्रोबेबल में क्वालिटेटिव होगी। उसके बाद में इसमें स्नोबॉल इसमें होती है, स्नोबॉल जिसको नेटवर्किंग सैम्पलिंग भी बोलते हैं, याद करो स्नोबॉल या नेटवर्किंग सैम्पलिंग, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग इसमें होती है, कोटा सैम्पलिंग, नेटवर्किंग सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। डायमेंशनल सैम्पलिंग इसी में होती है, डायमेंशनल सैम्पलिंग, निर्देशित एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ कोटा का है ना। उसके बाद अगर हम बात करें जजमेंटल सैम्पलिंग इसी में होती है, जजमेंटल अपने निर्णय के, पर्पजिव सैम्पलिंग होती है पर्पज के आधार पे, ठीक है। ये सारी की सारी किसमें है, नॉन प्रोबेबल में, जहाँ पे हर एक सैंपल इक्वल चांस नहीं रखता है। ये सारी बातें आपको रिमाइंड हो रही है क्या, हर एक कंसेप्ट याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ, मेरे अंदर पेशेंस है और मैं चीज़ों को सुन रहा हूँ, तो आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक है। अगर आप चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं इधर देख लूँ, मैं उधर भाग जाऊँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो इट मीन्स हम दूर हैं कहीं ना कहीं चीज़ों से ना, हम चीज़ों को अच्छे से कर नहीं रहे, हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ भागना नहीं है, जागना है। भागने से क्या होगा, सारा काम तो जागने से होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे दो अप्रोच पढ़ते हैं हम। एक अप्रोच होती है पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, पॉजिटिविस्टिक है ना, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, और पॉजिटिविस्टिक, और एक होता है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। इनमें क्या डिफरेंस है, देखो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच एक क्वांटिटेटिव है, क्या है, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, ये याद रखना। और जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है। यानी क्या होता है, जैसे पॉजिटिविस्टिक है ना, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में डेटा है और उनको साइंटिफिक वे से करें तो हम 100% सच को जान सकते हैं, 100% ट्रुथ को जान सकते हैं। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्टिक इसको डिनाई नहीं करता, लेकिन वो ये कहता है कि कहीं किसी भी तरह का ह्यूमन एरर आ सकता है ना, ह्यूमन एरर आ सकता है, किसी भी तरह का मशीन का एरर आ सकता है, कुछ भी एरर आ सकता है, त्रुटि किसी की भी आ सकती है। इसलिए हम सच के एक भाग को जान सकते हैं, 100% सच की बात नहीं करता, ये क्वालिटी की बात कर रहा है। तो ये क्वालिटेटिव अप्रोच में हो गया, तो ये इंटरकनेक्ट करोगे आप चीज़ों को। उसके बाद यहाँ रिसर्च एप्टीट्यूड में रेफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, रेफरेंसेस, जिसमें हम संदर्भ की बात करते हैं। और इसमें अलग अलग स्टाइल होता है, जैसे एमएलए स्टाइल है ना, आपको आता होगा, एपीए स्टाइल आपको पता होगा, वैंक्यूअर स्टाइल पता होगा, है ना, एक हार्वर्ड स्टाइल के बारे में भी बात होती है, आपको पता होगा। तो ये सारे स्टाइल में कब कहाँ पे ऑथर का नाम आएगा, कहाँ पे टाइटल आएगा, कहाँ पे कैपिटल लेटर आएगा, है ना, कहाँ पे ईयर्स आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक हम बेसिकली बात करते हैं ना, यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, एक यूज ऑफ आईसीटी है ना, यूज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। रिसर्च में क्या क्या आईसीटी का यूज है, तो हम बेसिकली प्लेगरिज्म के बारे में बात करते हैं, यानी कि साहित्य चोरी के बारे में बात करते हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। और एक सॉफ्टवेयर है जो टर्निटिन है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल है। और भी साहित्य चोरी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, चेक करने के लिए, डुप्ली चेकर है ना, ये और कुंड है, ये सारे हैं। टर्निटिन आपसे मेनली पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन रिसर्च एथिक्स से आता है ना, रिसर्च एथिक्स, शोध में नैतिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एथिक्स, एवरी स्टेप, हर स्टेप में रिसर्च एथिक्स या नैतिकता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो काम होगा ही नहीं। इसको दो भाग में हम बात करते हैं, एक करते हैं मोस्ट वनरेबल, जहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे डेटा कलेक्शन के बारे में बात करते हैं, याद रखो ये डाटा कलेक्शन है ना, डेटा एनालिसिस में काम करते हैं, डेटा एनालिसिस, ठीक है ना, यानी कि डेटा को संग्रह किया, डेटा का एनालाइज करना, रिपोर्टिंग करना, है ना, रिपोर्टिंग करना। और किसी का लैक ऑफ कंसेंट होना, किसी का कंसेंट ना लेना, लैक ऑफ कंसेंट, ठीक है ना। और ये सारी की सारी चीज़ें हैं मोस्ट वनरेबल है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो हर स्टेप में जरूरी है, लिस्ट वनरेबल और मोस्ट वनरेबल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो अभी हमने जो बात की है फ्रेंड्स, है ना, आप बिल्कुल चित्त शांत करके मुझे कमेंट करके बताते रहो कि हमने बात की है टीचिंग एप्टीट्यूड के, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें शिक्षण अभिवृत्ति के बारे में बात की है, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में करी है ना। और हमने बात की है एक कम्युनिकेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात की है, आपका दिमाग तो खुला ही होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन। और एक रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में अभी तक हमने बात की है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको वहां से गुजार रहा हूँ।
और ये रिवीजन आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। जून सेशन में बहुत सारी हर्डल को आपको दूर करेगा। और ये अभी तक हमने इतनी बात कर ली। अब अगर आप नेक्स्ट यूनिट्स का चाहते हैं कि इसी तरह का एक रिवीजन और हो जाए और यूनिट्स का, ये हम पार्ट 1 लेके चलते हैं कि ये हमारा पार्ट 1 हो गया। ये मैं आपको डिनोट कर दूंगा कि ये पार्ट 1 हो गया। आप चाहते हैं कि पार्ट 2 आए और उसमें हम बाकी की यूनिट्स कैसे पार्ट्स में करें, 3-3 यूनिट्स के, है ना। तो आप क्या ये चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो मैक्सिमम कमेंट करें कि हाँ हम चाह रहे हैं, हमारे लिए बेनिफिट है। तो आप जितने ज़्यादा कमेंट करोगे और कौन कौन सी यूनिट्स का आगे का रिवीजन होना चाहिए आप मुझे बताइए। हम तहे दिल से बिल्कुल बढ़िया से करेंगे। कीवर्ड्स के साथ बात करूंगा मैं, और ये चीज़ें मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल रही होगी आपको। और जो भी आपके मन में आता है आप पक्का बताना कि किस तरह का सेशन लगा आपको। चित्त शांत है क्या, बढ़िया से है क्या? तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट फिर करता हूँ कि अपने चित्त को शांत रखो, खुश रहो, है ना। चित्त शांत रखो, खुश रहो, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। चित्त शांत रखो, आराम से पढ़ाई करो, सबका अच्छे से सिलेक्शन होगा। जो मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर जो भाग रहा है चीज़ों को लेके, लग रहा है कि बस कुछ नहीं, इधर उधर भाग रहा है, तो चीज़ें खराब हो जाएगी। अगर आप कभी भी हमारे साथ जुड़ना चाहो तो आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, ठीक है। या फिर प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG, और इस पे हम आप कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, थ्योरी के साथ PYQs, और पेपर 2 हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट साइंस EVS, ठीक है, और पेपर 2 एजुकेशन। तो आप विलिंग हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस सेशन के लिए भी क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, आप अगर विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको सेशन कैसा लगा, अगेन मैं कह रहा हूँ, अब मुझे कमेंट करके पक्का बताओगे नेक्स्ट आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी यूनिट का रिवीजन चाहिए, ये रिवीजन में आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, वो सारी बातें हमें करनी है। पढ़ाई से रिलेटेड बातें करेंगे, बेहतर होगा, अच्छा होगा, जिससे हमारा सिलेक्शन और नज़दीक आएगा। और एक हमने प्रोग्राम चलाया हुआ है ना, कौन बनेगा JRF विनर, UGC नेट विनर, वो सेशन भी देखा करो। उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है आपकी, हमें, है ना, वो भी हम डे बाई डे लेके आएंगे एग्जाम तक। लेकिन आप उसमें इंटरेक्ट किया करो, मैक्सिमम आंसर किया करो, आप स्कोर बताया करो, आपका स्कोर कितना हो गया है, किस तरह का आपका अभी चल रहा है। ये सारी बातें आपके सिलेक्शन को लेके जाएगी, ठीक है। एक एक कोऑपरेटिव लर्निंग करनी है, मिलके प्रयास करना है, तभी बातें होंगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद।